जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन वायर आप सभी की परीक्षा 2025 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क और फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। आज की क्लासेस में जो हम आपसे परिचर्चा करेंगे वह है दृष्टि आईएएस का विजन आईएएस का टेस्ट नंबर आपका 11 है। हमने टेस्ट नंबर 12 इससे पहले जो क्लास हुई थी हमारी 2 क्लासेस, उसमें मैंने आपसे कवर किया था। इन सब के अलावा स्टूडेंट्स हम आपके साथ में दृष्टि आईएएस की भी टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। उसकी फुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सीसेट की भी टेस्ट सीरीज चर्चा का बिंदु बना रहे हैं और ये सभी टेस्ट हम आपको निःशुल्क और फ्री में प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। अगर आप पीडीएफ निकलवाना चाहते हैं, उससे टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। एजुकेशन वायर सिविल सर्विस के नाम का अकाउंट है टेलीग्राम का। इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी कई चीज़ें आपको ऐसे गाइडेंस के रूप में दे दी जाती हैं, बता दी जाती हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप भी हमारे एजुकेशन वायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में बच्चे वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और चलिए तो इंग्लिश मीडियम बताइएगा बड़ा करेक्ट आंसर। आइए बच्चों, देखिए, क्योंकि जैसा कि ये टेस्ट खासतौर पर हिंदी माध्यम को टारगेट करते हुए ज़्यादा है, लेकिन हम फिर भी इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों को ही कवर करने का प्रयास करेंगे। बच्चे, आज कुछ ज़्यादा टर्मोलॉजी में इंग्लिश की ज़्यादा यूज करूँगा, ठीक है। उससे मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें हिंदी में ही प्रोवाइड करवा सकूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में भी टर्मोलॉजी यूज करूँगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके समक्ष दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दिए जाने वाले विशेष श्रेणी के दर्जे, मतलब कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है और कह रहा है कि विचार कीजिए। अब देखिए, 3 स्टेटमेंट देके रखे, पूछा है कौन सा सही है। पहला, इसे पहली बार 6ठे वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था। नंबर 2, भारतीय संविधान के तहत, किसके तहत? संविधान के तहत राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क, कॉरपोरेट कर, आयकर से छूट दी गई है। अब आपको बताना है कौन सा सही है, तो ऑप्शंस यहाँ पर देके रखे हैं 1 और 3, बताइएगा A, B, C, D। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखें जो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर लें, तो ये 5th फाइनेंस कमीशन के तहत इसको आप देखोगे रिकमेंड दी गई थी। किसके तहत? 5th, मतलब कि 5 जो आपका था, इसमें 6ठा नहीं था बच्चे, और ये 1969 में ये रिकमेंड दी गई थी, ठीक है। तो पहला इसमें यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, आंसर आपका निकल आएगा। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सॉरी डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि आप देखोगे संविधान में कहीं पर भी इस बात को कोई प्रोविज़न नहीं किया गया, मतलब कि डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोविज़न ऑफ कैटेगरेशन एनी स्टेटस इन स्पेशल, जो आपका कैटेगरी स्टेटस है उसमें नहीं किया गया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। हालांकि फिर भी कई ऐसे स्टेट हैं, जैसे 1969 में जम्मू कश्मीर को, देखो जो स्पेशल स्टेटस किसको दिया जाता है? जिसकी सीमा जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर वो स्टेट बनाता है, तो अगर उसमें सिक्योरिटी का मुद्दा है, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ठीक है, असम है, नागालैंड है, जो सिक्किम है, त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्टेटस प्राप्त किए हुए स्टेट हैं, तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कई ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट को लेकर के कुछ फंडिंग की बात होती है। जैसे सामान्य, अगर आप देखोगे सामान्य जब स्टेट होता है, तो सामान्य स्टेट में क्या होता है? उसका रेशियो जो होता है आपका फाइनेंस कमीशन को अगर आप देखें जो रिकमेंड करता है, तो उसमें कितना होता है? उसमें होता है 40 ठीक है, कितना होता है? 40, 60 और 40 का रेशियो होता है, 60 और 40 का। और जब स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है?
80/20 होता है और कहीं कहीं तो 90/10 भी हो जाता है, ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी में। अभी हाल ही में क्या है कि बिहार को खासतौर पर स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस की मांग की जा रही है, ठीक है। उसके कई ऐसे क्राइटेरिया वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कि कैग से संबंधित है? ये तो इजी है, इजी एंड पीजी, इजी एंड पीजी, ठीक है, इजी एंड पीजी। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को ये ग्रांट के रूप में, एडिशनल पावर्स और नेसेसरी के रूप में ये कोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस को ड्यूटीज़ के रूप में देता है, क्योंकि जो कैग होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका कई ऐसे उद्देश्य होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है, क्योंकि ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कैग क्यों बनाया गया? कैग आप देखोगे खासतौर पर ये इंडियन एक ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के खासतौर पर उसका गाइडेंस के रूप में काम करता है। पब्लिक प्रेशर और इंटर सिस्टम को कंट्री एट दिस बोथ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल का जितने भी हिंस ऑप्शंस होते हैं तो उस पर ये काम करता है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर, इसमें आप देखोगे कैग को लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर के रूप में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूप में रखा था, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको बताया था, तो इसको ध्यान में रखना है बच्चे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स करना है, बहुत इजी एंड पीजी। तो चलिए सेकंड का राइट आंसर आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस नीचे होंगे, आपको ऑप्शंस भी दिखा दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र है? मतलब कि इसमें कौन से ऐसे वर्ग की कैटेगरी को रखा गया है जो खास तौर पर क्या है, वो निःशुल्क विधिक सहायता पाते हैं? बताइए बच्चे, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि विधिक निःशुल्क सहायता कहाँ पर है। आपने संविधान का पार्ट नंबर 4 पढ़ा है कि नहीं? संविधान का पार्ट नंबर 4, जिसको हम DPSP के नाम से जानते हैं, उसी में एक आर्टिकल आपको मिलता है, आर्टिकल है 39, और 39 जो ए है ये इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। अब इसमें खासतौर पर आप देखोगे एक तरीके से फ्री लीगल एड की बात की गई है, और इसमें किनको है, जैसे पोर हैं, ठीक है, खासतौर पर महिलाएं हैं, वीकर सेक्शन को रखा गया है सोसाइटी में, ऐसे इनहेरेंस जस्टिस की बात करता है फॉर ऑल। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, 22 का आप 2 पढ़ते हैं, 14 पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ, ठीक है। तो आप जब इस चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है सभी के लिए, ठीक है। तो जैसे नालसा है, अब कौन कौन से इसमें उसकी बात यहाँ पर की गई है, जैसे महिला बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य हैं, औद्योगिक कामगार हैं, दिव्यांगजन हैं, हिरासत में व्यक्ति हैं। तो बताइएगा यहाँ पर ये इसके ऑप्शंस दे के रखे हैं, कौन सा सही है। चलिए देखो बच्चे, जो निःशुल्क विधि सहायता है, अगर हम देखें निःशुल्क जो विधि सहायता की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये सभी, मतलब कि ये सभी इसमें रखा जाएगा। मतलब कि महिलाएं और बच्चे भी होते हैं, SC ST वर्ग के समुदाय के व्यक्ति भी होते हैं, और औद्योगिक जो कामगार होते हैं जिसको इंडस्ट्रियल वर्कर कहते हैं, पोर एंड वीकर सेक्शन के रूप में, दिव्यांगजन, हिरासत में व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये सभी इसके तहत रखे गए हैं। पूछा गया है सही, पूछा गया आपसे सही बच्चे, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये सभी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए, तो नालसा तो आपने पढ़ाई है, उसमें कोई दिक्कत ऐसी है ही नहीं नालसा को लेकर के, ठीक, क्योंकि नालसा एक तरीके से डाउन पॉलिसीज के रूप में प्रिंसिपल और गाइडेंस व उसके साथ साथ फार्म्स इफेक्टिव सोशल स्कीम्स फॉर दिस स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के रूप में, इम्प्लीमेंटेशन के रूप में, लीगल सर्विस और परफॉर्मेंस थ्रू आउट ऑफ द कंट्री के रूप में काम करता है। यहाँ तक कि आपने ये भी जाना होगा कि इसका प्रिलिमिनरी जो लीगल एक तरीके से सर्विस अथॉरिटी और डायरेक्ट लीगल सर्विस के रूप में एक तरीके से इसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं तालुका लीगल के रूप में जो सर्विस कमेटी है, ये सभी इसके अंतर्गत रखे गए होते हैं। प्रोवाइड फ्री और कंप्लेंट्स, इसमें लीगल सर्विस अवेलेबल हर पर्सन को करवानी है। और नई लोक्स अदालत, यहाँ पर आपने देखा होगा, लीगल अवेयरनेस कैंपेन्स ऐसे रूरल एरियाज़ में ये चलाता है। फ्री लीगल जो सर्विस होती हैं इसमें कई इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो कई चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो इसमें कौन कौन से पर्सन अगर हम देखें जो इजिबल के रूप में रखे गए हैं, ठीक है, लीगल सर्विस इंक्लूड में, तो वुमेन और चिल्ड्रन है, SC ST है, इंडस्ट्री वर्कर होते हैं, विक्टिम ऐसे जो मास डिजास्टर्स में, मतलब कि जैसे वॉल्केनो, फ्लड, या फिर आप देखोगे ड्रोथ आउट हो जाते हैं, अर्थक्वेक है, इंडस्ट्रियल
डिजास्टर हो सकता है, डिसेबिलिटी जो पर्सन होते हैं, पर्सन ऑफ कस्टडी जो कस्टडी में होते हैं वो भी इसके अंतर्गत होते हैं। यहाँ तक कि एनुअल इनकम जैसे कोई एक्साइज जिसकी 1 लाख से कम होती है वो सुप्रीम कोर्ट को लीगल सर्विस के रूप में रखा गया है, हालांकि अब उसको 5 लाख तक भी बढ़ा दिया गया है। विक्टिम एसेट ट्रैफिकिंग और ह्यूमन बिगिंग जो बिगिनर होते हैं, ठीक है, इस सबको रखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। देख रहे हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब कौन सा आपको सही है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र आपको पहले ये पता होना चाहिए। देखिए ये कह रहे हैं पहला कि यह है संचार मंत्रालय के तहत कार्यरत एक कार्यधारी मतलब कि जो कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में इसको जाना जाता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। यह माई गोव पहल के क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होता है। अब पूछा गया आपसे कौन सा सही है, बताइए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम देखें इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो बनाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जिसको NIC कहते हैं, क्या कहते हैं? नेशनल इन्फॉर्मेशन जो आपका सेंट्रल है, ठीक है, इसमें खास तौर पर ये काम करता है किसके तहत? ये मिनिस्ट्री रखी गई है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब नेशनल इन्फॉर्मेशन सेक्टर इसके तहत आता है। ये संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं है बच्चे, ठीक है, तो पहला गलत है। हाँ, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों जिला प्रशासनों को ई गवर्नेंस के रूप में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह माई गोव मतलब कि माई गवर्नमेंट्स पहल के क्रियान्वयन के लिए भी आप देखोगे क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो तीसरा भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर गलत है। अब देखो जैसे पहला गलत है तो आंसर आपका निकल आएगा। आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्हाट इट, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना, फैसिलिटिंग जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, और पब्लिक फंड के रूप में। तो ये मानव पद्मा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये विद्यान है, आपका दर्पण है, माई गवर्नमेंट सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जो वर्चुअली प्लेस और पब्लिक ऐसे इंटरेक्ट्स विद गवर्नमेंट्स के रूप में इसको रखा गया है। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चे पढ़िएगा। देखिए ये कह रहे हैं हाल ही में, क्या कह रहे हैं आपसे? हाल ही में सुर्खियों में रहे, क्या रहे सुर्खियों में? क्या रहे बच्चे सुर्खियों में? ये कह रहे हैं आपसे कि हाल ही में सुर्खियों में रहे स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सी शॉक सिंड्रोम मतलब कि STSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे के रखें, जैसे कि आपको मालूम है 2 स्टेटमेंट है। STSS बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रमण है जिसका प्रसार अत्यधिक तीव्र गति से होता है। यह अत्यधिक संक्रमण हो सकता है और श्वसन के दौरान निर्मुक्त बूंदों या फिर सीधे संपर्क के माध्यम से दूसरों में फैल सकता है। अब इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है बच्चे। देखिए ये खास तौर पर आपने देखा होगा जो सेप्ट्रिकल्स जो आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है जिसको STSS कहते हैं, इसके केसेस कई तरीके से आर्बिट्यूट किए गए थे जो कोविड-19 के समय, ठीक है, और सोशल एक तरीके से इंटरेक्शन से ये जनरेट हो जाता है और उससे रीज हो जाता है। तो आप देखोगे इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रमण है जिसका प्रसार अत्यधिक गति से होता है और ये फैलता है व्यक्ति से व्यक्ति में, ठीक है, और अत्यधिक संक्रमण हो सकता है श्वसन के दौरान बूंदों या फिर सीधे संपर्क के माध्यम से इसमें दूसरों में फैल सकता है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही है बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानमंडल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, वेरी इजी सिंपल एंड दैट क्वेश्चन, कोई इसमें इशू होगा नहीं। देखिए 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत के निर्वाचन आयोग के पास राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन का संचालन और उन्हें विनियमित करने का अधिकार है। देखो बच्चे, अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, ठीक है, अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो आपको कई चीज़ें देखने के मिलेंगी। देखो होता क्या है, जरा इस बात को समझना।
जो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल है 324, पढ़े हैं कि नहीं? ये कहता है कि भारतीय संविधान में एक पावर देता है जो इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, ये रेगुलेट कर सकते हैं इलेक्शन को, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव इनहेंस, जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि भारत की संसद राज्य विधानमंडल के निर्वाचन की संबंध में प्रावधान कर सकती है। देखो जी, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, बिल्कुल, वो उसको ताकत दी गई है। और ये ताकत कहाँ से मिली है इसको? ये मिलती है, एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल है 327, और 327 के तहत जो पार्लियामेंट है ये क्या कर सकती है, इसको आप देखोगे निर्वाचन को संबंध में प्रावधान बना सकती है, रूल रेगुलेशन बना सकती है, उससे रिलेटेड मैटर्स पर आप देखोगे इस पर ये काम कर सकती है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि राज्य विधानमंडल के पास अपने निर्वाचनों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है। हाँ, ये बात सही है, राज्य विधानमंडल के पास जो है यहाँ पर शक्ति रखी गई है, और ये आर्टिकल 328 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, कि प्रोवाइड्स स्टेट्स लेजिस्लेचर विद इन पावर टू मेक एंड लॉज specific of election to their and on respective legislature. This include matters and such that is a delimitation, आपने पढ़ा होगा delimitation के बारे में, of this constitutions and qualification and disqualification candidates for this state election. तो यहाँ पर ये उसके पास में राइट्स दिए हुए हैं, मतलब कि आप देखोगे तीनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही पूछा आपसे, गलत? सही पूछा है, तो तीनों बातें सही हैं, मतलब कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है, इजी एंड बिजी। देखो, इजी जो क्वेश्चन रहेंगे ना, तो मेरा उद्देश्य रहेगा आपसे उनके आंसर पूछे जाएं, ठीक है। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है 2024 की, बहुत इजी है ये, इजी एंड बिजी में कहता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को। इसको बोलते हैं GGR, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसको इंडेक्स भी कहते हैं, रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट 2024 की है। बताइएगा कौन, कहते हैं ना, कौन इसको संस्था जारी करती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, या IMF? बताइएगा कौन इसको प्रकाशित करता है। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर आवश्यक रूप से दिया होगा। देखिए, इस रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है, इसका कमेंट्स में आपको आंसर देना है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ इसका, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, ये खासतौर पर जो जेंडर, जो इसको बोलते हैं GGI, ऐसे कह सकते हैं, इंडेक्स भी है, रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें कई ऐसे बेंचमार्क ये रखता है, ठीक है, जेंडर के लगभग 14 इंडिकेटर्स इसमें बच्चे रखता है। ग्लोबल में अगर हम देखें तो कितनी इसमें टोटल ऑफ कंट्री हैं, तो कंट्री हैं 146 कंट्री। कितनी है? 146 कंट्री रखी गई हैं। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है, फिनलैंड, नॉर्वे, फिर उसके बाद में ये क्रम से है न्यूजीलैंड है, और स्वीडन। ये सब आते हैं, 5 ऐसी कंट्री हैं जो मोस्टली 1 पर हैं। तो आइसलैंड और फिनलैंड को ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर भारत की बात कर लें तो भारत की जो रैंकिंग रही है 2023 में, अगर हम देखें ओवरऑल 129 रैंक रही है। कितनी है? 129 रैंक भारत की रही है 2024 में। वहीं अगर हम 2023 में देखें तो 2023 में 127 रैंक भारत की थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। तो आपको बताना है कि कौन इसको पब्लिश करता है, कौन इसको जारी करता है, बस ये आपको कमेंट्स में बता देना है। मैंने इसकी बात आपसे बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इजी एंड पीजी वाला क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है, लगातार चर्चाओं में रहता है, तो इसको आप तो बता ही सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का, भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण, मतलब कि टेरी के बारे में पूछा गया है। इसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेरी जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। पहला, यह एक वैधानिक निकाय है जो दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क, मतलब कि टैरिफ का निर्धारण या फिर संशोधन करता है। दूसरे में कह रहे हैं कि अध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद पर धारण रहते हैं। पूछा है कौन सा सही है, इसके कथनों में आपको बताना है। देखिए, टेरी एक एक्ट लेकर के आए थे, ठीक है, इसको लाया गया था टेलीकॉम्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेरी, और ये एक्ट लाया गया था 1997 में। 1997 में टेरी एक्ट लाया गया था, और इसको एक तरीके से वैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर सही है।
दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि एक तरीके से आप देखोगे इसके अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष के लिए रहते हैं, लेकिन जो आयु यहाँ पर रखी गई है वो 65 वर्ष ही यहाँ पर होती है। ठीक है। चेयरपर्सन यहाँ पर अगर हम देखें तो पावर्स को जनरेशन जैसे सुपर हेंडेड्स इसमें इनको देखी गई है, पावर दे दी गई है मीटिंग को लेकर के, टेरी की ये मीटिंग कर सकते हैं। वाइस चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अपॉइंट किया जाता है एक मेंबर के रूप में, अथॉरिटीज़ के रूप में। ठीक है। और वाइस चेयरमैन ऑफ टेरी एंड वाइस चेयरमैन्स एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए डिस्चार्जेबल पावर एंड फंक्शन के रूप में, और चेयरपर्सन इज अदर एब्सेंस इसमें होते हैं। रिमूवल जो होता है इनके मेंबर का, ये गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है। ठीक है। वो इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव एनी मेंबर ऑफ टेरी को कर सकते हैं। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब कि दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हैं। सही आपसे पूछा था, पहला और दूसरा, मतलब कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। भाई ये तो आप ही से क्वेश्चन पूछा गया जिसकी आप तैयारी करते हैं, ये तो इजी एंड पीजी वाले क्वेश्चनों में से आ गया है ना। संघ लोक सेवा आयोग मतलब कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के संदर्भ में आपसे बताना है। अध्यक्ष अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर धारण करते हैं, क्या ऐसी बात है? बताओ बेटा, क्या ऐसी बात है? दूसरे में कह रहे हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। तीसरे में कह रहे हैं कि राष्ट्रपति कदाचार के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। चौथा है कि अध्यक्ष किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अब कौन सा सही आपसे पूछा गया है, तो बताओ बेटा इसमें राइट आंसर क्या है। ठीक है। देखिए आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा और मैं कहूँगा कि इसका करेक्ट आंसर आप ही दें, इसका करेक्ट आंसर आप ही दें। मैं क्यों नहीं इस पर थोड़ा सा नहीं बोल रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं, बेसिकली आपको सारी चीज़ें पता भी होंगी। ठीक है, यूपीएससी के बारे में। और जिस भी स्टूडेंट्स ने मान लीजिए ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो मैं सही बोल रहा हूँ बच्चे, मैं सही बोल रहा हूँ, सत्य है परंतु कड़वा है। अगर आप उसी संस्था के बारे में नहीं जानते जिसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना, और आप उस क्वेश्चन को ही गलत कर रहे हैं, तो फिर आपसे क्या अपेक्षाएं कर सकता है, क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं हम आपसे, बताओ। तो ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन आप देख लें, आराम से देख लीजिएगा क्वेश्चन, बहुत आराम से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके, और ये इसके ऑप्शंस हैं, वीडियो को पॉज करके इसके ऑप्शंस चुनें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर, बताइएगा। देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ें कि नहीं इलेक्शन कमीशन के बारे में। पहला है कि इसमें राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने और उनका पंजीकरण रद्द करने की शक्ति निहित है। मतलब कि क्या इसको ये शक्ति दे के रखी है? यह किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को मान्यता को वापस ले सकता है। पूछा है सही। देखो, जब आप बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो इसका एक सेक्शन आता है बच्चे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट का। किसका? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए जो है आपका 1951। इसका एक सेक्शन है बच्चे, सेक्शन है आपका 29A। अब 29A की बात कर ले तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी विद इन इलेक्शन कमीशन को ये बात करता है। ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें क्या कर सकता है, इसमें ये एक तरीके से रिडक्शन कर सकता है, सबमिट कर सकता है कॉपी को लेकर के ऐसे मेमोरेंडम, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन के सच एंड डॉक्यूमेंट शुड बी डिक्लेयर कर सकता है ये पार्टी को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है अगर आप देखिए तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इससे भी पहले मैंने इस पर क्वेश्चन आपके करवाए हैं, तो ये खास तौर पर पंजीकरण को रद्द नहीं कर सकता, इसको ये रद्द करने की शक्ति यहाँ पर नहीं दी गई है। हाँ, ये किसी की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को मान्यता को वापस ले सकता है। जी हाँ, ये वापस तो ले सकता है लेकिन रद्द नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताना है कि कितनी ऐसी जो नेशनल पार्टी है वो कौन कौन सी है, कमेंट्स में आप बताइएगा। इसमें जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें वर्सेस इसके सोशल वेलफेयर जो आपके वर्ष रहा था 2002 का, उसमें हेल्ड करके इलेक्शन कमीशन को डज नॉट हैव बीन ए पावर डी रजिस्टर्स
एंड पॉलिटिकल पार्टी अंडर दिस आरपी एक्ट के रूप में रखा गया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है इसमें, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। भारत में शासकीय प्रयोजनों के लिए भाषाओं के प्रयोजन से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषाओं से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। देखो ये क्यों बना रहे हैं, पता है ये क्यों बना रहे हैं ऐसा? 2024 का यूपीएससी का प्रीलिम्स देखो, वहाँ पर पूछा गया था 8 शेड्यूल से लैंग्वेजेस, तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भाषा से क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए, उसके इर्द गिर्द घुमाने। ये कोचिंग जो होती है ना बच्चे, मैं आपको बता दूँ, ये कॉपी करते हैं सब। यूपीएससी ने क्या पूछ लिया, आप उसकी कॉपी कर दो। अब यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन अब आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो ये उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। यूपीएससी नहीं पूछेगा, हाँ ये हकीकत है और ये सत्य है, अदर स्टेट पीसीएस यहाँ से क्वेश्चन बना देता है। तो शासकीय प्रयोजन के लिए भाषाओं के प्रयोग से संबंधित है। पहला, संविधान के लागू होने से 10 वर्षों तक संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना था। देखो संविधान का पार्ट आपने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं 27, क्या पढ़ा होगा, सॉरी 17। संविधान का पार्ट आप पढ़ते हैं, संविधान का पार्ट पढ़ते हैं आप 17, ठीक है। और उसमें राजभाषाओं की बात की गई है। और संविधान का इसमें आर्टिकल है, अगर हम देखें आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 343 से 351, ठीक है, ये आर्टिकल है और ये भाग में कहा गया है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है कि सभी ऐसा नहीं होगा, 10 वर्ष के लिए इसमें कहा गया था, बल्कि इन्होंने कहा था कि हिंदी को डेवलप्स करने, जैसे हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, हाउ एवर फ्रॉम दिस ए नॉमिनल यूज ऑफ दिस ए ऑफिशियल पर्पस एंड यूनियन विच दिस ए इंटरनेशनल फ्रॉम टू दिस ए इंडियन नोमरिकल एंड नोट वी डेवलप्स देवनागरिक्स फ्रॉम दिस ए नेचुरल नोमिनल। तो इन्होंने उस समय क्या था, उस समय के पीरियड की बात कर ले, हाउ मैनी पीरियड एंड 15 ईयर्स, कितने 15 साल के लिए बात कही गई थी। और साथ ही साथ उसमें कॉन्करेंस इसकी बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और 1950 से 1965 के रूप में रखा गया था। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को वुड कंटिन्यू टू विच इज यूज फॉर ऑल एंड ऑफिशियल पर्पस ऑफ दिस यूनियन एंड विच इज वाज वीकनिंग एंड यूज्ड ऑफ 1950। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकंड वाला स्टेटमेंट एकदम सही है कि राजकोषीय अधिनियम 1963 संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच में संचार के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है। हाँ ये बात सही है, क्योंकि भी देखो जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया गया था जो आपका 63 का, और इसका उद्देश्य यही था कि कंटिन्यू टू यूज इंग्लिश एवन आफ्टर 1965 एडिशन टू हिंदी फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस ऑफ द इंडियन यूनियन आल्सो देयर एंड ट्रांजेक्शन बिजनेस इन द पार्लियामेंट। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपका 1966 है उसके साथ डाउन टू डेज इंग्लिश शुड बी यूज ऑफ पर्पस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड ही नॉन हिंदी स्टेट, मतलब कि जहाँ पर ऐसे जैसे साउथ इंडिया वाले स्टेट हैं जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए हिंदी नहीं बोली जाती है तो वहाँ पर हम इंग्लिश को इंक्लूड करेंगे। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और ये किसमें है, राजभाषा अधिनियम आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज लाया गया है 1963 का, इसमें तो कौन सा सही है, तो दूसरा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता पश्चात के युग के निम्नलिखित समझौतों पर विचार करें। मतलब कि स्वतंत्रता के पश्चात कुछ ऐसे युग रहे हैं जैसे शिमला समझौता, भारत एवं सोवियत संघ के बीच में शांति और मैत्रिक संधि, ये तो बहुत बाद में हुआ, ताशकंद समझौता, ठीक है, बडुंग सम्मेलन, बताइएगा कौन सा है। उपयुक्त घटनाओं में सबसे पहले शुरू हुए क्रम में आपको बताना। देखो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे होंगे तो आप इसका करेक्ट आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। बताइए, ये यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके, चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो कई बच्चे यहाँ पर क्या कर देंगे ना, शिमला समझौता लगाएंगे कि सर ये तो शिमला समझौता तो नहीं आ रहा है, शिमला समझौता वो समझ रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या था, जो आपका वार्डुंग हुआ था, ये वार्डुंग सम्मेलन हुआ था सबसे पहले, और ये हुआ था 1955 में, ठीक है। और इसमें वार्डिंग कॉन्फ्रेंस आल्सो नाउ दिस एशियन, जो अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस के रूप में इसको रखा गया,
ठीक है, इंडोनेशियन फ्रॉम अप्रैल 18 और 24 1952। डेनमार्क इवेंट रहा था ये वहाँ का, और फर्स्ट ऐसे लार्ज स्केल पर मीटिंग हुई थी आशियन और अफ्रीकन स्टेट मोस्ट दिस विच एंड रिसेंटली गाइडेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिस ए कॉलोनिकल रूल, जो आपका कॉलोनिकल रूल था उसको लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सही है। और इन सब के अलावा अगर हम देखें, ये कह रहे हैं ताशकंद समझौता। ताशकंद जो समझौता हुआ था ये 1966 में हुआ था, याद है आपको 1966, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, उस समय इमरजेंसी प्रोविज़न था, ताशकंद जो आपका एग्रीमेंट हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो ताशकंद जो एग्रीमेंट ये 10 जनवरी मतलब कि 10 जनवरी 1966 को हुआ था। पीस ट्रेटरी इसको हम कहते हैं, एंड टू इंडो पाक्स जो बार था 1965 का, उसको नॉर्मलाइज किया गया था डिप्लोमेटिक रूप से इकोनॉमिक साइटिप्स। तो यहाँ पर ये रखे गए थे, टाइज कर दिया गया था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। पहले स्थान पर चौथा आएगा, दूसरे पर यह आ जाएगा। सोवियत संघ के बीच में जो संधि हुई थी ट्रेटरी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ये हुई थी 1971 में संधि की गई थी भारत और रूस के बीच में। इसमें फ्रेंडली दोनों देशों के बीच में देखा गया था 9 अगस्त 1971 को। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, म्यूचुअली कोऑपरेशन, पॉलिटिकल्स, इकोनॉमी एंड मिलिट्री जो फील्ड के रूप में। एमिडस्ट रीजिंग आप देखोगे, रीजनल टेंशन जो देखी गई थी वो भी सारी चीज़ें थी। शिमला समझौते की अगर हम बात कर लें तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। शिमला समझौते की अगर हम बात कर लें तो ये 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में शिमला सम्मेलन आपका हुआ था, और ये 2 जुलाई 1972 को किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये भी एमिड स्टेबिलिश ड्यूरेबल जो पीस था उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐसे रिलेशन, जैसे नॉर्मल जो आपकी रिलेशनशिप है 1971 का जो बार रहा था उसमें कम्युनिकेट्स करना था इसको रिस्पेक्ट के रूप में। लाइन ऑफ कंट्रोल आपने पढ़ा हो, LOC पढ़ाई कि जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पर उसको पीस क्लोज लाना था, शांति लेकर के लाना था। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये पहले पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा चौथे पर, सॉरी। तो आप पढ़ोगे 4 3 2 1, कहाँ पर है 4 3 2 1, तो देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। नेक्स्ट, इजी एंड पीजी, इजी एंड पीजी। चलिए देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी MG नरेगा। अब ये 2005 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स के द्वारा। ये कह रहे हैं यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित होती है। नहीं, ये जो रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री कौन सी है? रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल जो आपका डेवलपमेंट है उसके तहत ये आती है, ये मिनिस्ट्री है। तो पहला तो गलत है, यहाँ पर राज्य मंत्रालय जो आपका राज मंत्रालय नहीं है, पंचायत राज मंत्रालय नहीं बच्चे, तो पहला यहाँ पर नोट करेक्ट। ठीक है, पहला नोट करेक्ट। वही ये कह रहे हैं कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को एक वित्त वर्ष में 180 दिन के लिए मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी देता है। तो ये भी गलत है। ये आप देखोगे ये खास तौर पर 180 दिन की बात नहीं करता है बच्चे, ये 100 दिन की बात करता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मनरेगा लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम रहा है और इसमें प्रोविडेंस होता है लीगल गारंटी फॉर एन 100 डेज की बात करता है। कितने? 100 डेज की बात करता है, 100 दिन की बात करता है। ठीक है, और ख़ास तौर पर एवरी फाइनेंशियल ईयर्स इसमें जो अडल्ट मेंबर होते हैं, एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग डू नॉट पब्लिक वर्कर रिलीड्स एंड अनस्किल वर्कर जो मैनुअल वर्क होते हैं उसके लिए इसको लाया गया है। ठीक है, मिनिमम वेज की बात यहाँ पर होती है, जो मिनिमम वेज है, और लगभग 15.4 करोड़ ऐसे वर्कर्स इसके अंतर्गत काम करते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि 100 वर्ष का है, 100 डे का है, ना कि 180 दिन का है। थर्ड स्टेटमेंट है कि इस अधिनियम में यह आदेशित किया गया है कि लाभार्थियों को कम से कम आधी महिलाएं होंगी। देखो यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसमें 1/3 की बात की गई है। कितनी बात की गई है? महिलाओं को लेकर के 1/3 की बात यहाँ पर की गई है, यहाँ पर ना कि 1/2 की। तो किसकी है? 1/3 की है। तो तीसरा भी गलत है। पूछा गया था आपसे सही कितने,
तो देखो कितने सही पूछे आपसे, तो तीनों में कोई सही नहीं है, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में क्या है ना, इसमें थोड़ा सा बजट के बारे में भी रहा है, तो बजट इस बार का आप देखोगे कम रहा है मनरेगा को लेकर के, उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में किसके द्वारा जारी किया जाता है? ई गवर्नमेंटल डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको बोलते हैं ई GDI सर्वे, कौन निकालता है इसको? देखिए इसको जो पब्लिक करता है बच्चे, वो करता है आपका यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। क्योंकि ये इसको यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोग्राम है UNAP के द्वारा, इसमें जो रैंक रखी गई है 193 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन के, 193 सदस्य इसमें है। स्टेट ऑन वेज थर्ड्स आप देखोगे परफॉर्मेंस, मेनली 3 डायमेंशन इसमें रखे गए हैं ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट को लेकर के। पहला, आप ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स में कितने अच्छे से हैं, टेली कम्युनिकेशन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स कितना है TI के रूप में, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में कितना है। तो ये 3 स्टेटमेंट को क्या करता है, मतलब कि 3 ऐसे इंडिकेटर हैं जो इस पर काम करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है। चलिए तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या है देखिए, ये कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब कुछ कंट्रीज आपसे पूछी गई हैं और कह रहे हैं कि कितने हाल ही में लॉन्च किए गए बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस का हिस्सा हैं। अभी क्या हुआ था, बायोफार्मास्यूटिकल्स जो आपका अलायंस है ये शुरू किया गया था आपका 2024 में। कब शुरू किया गया था बच्चे? ये 2024 में स्टार्ट किया गया था। तो इसमें कई ऐसी कंट्री हैं जो इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं देखो, इसमें साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड जो स्टेट है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है। तो कौन कौन से हैं? क्या भारत है इसके अंदर? बताइएगा। जी हाँ। क्या चाइना है इसके अंदर? तो सर चाइना इसके अंतर्गत नहीं है। क्या साउथ कोरिया है? हाँ साउथ कोरिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका? हाँ है। जापान है? हाँ है। इन सब के अलावा, ठीक है, इन सब के अलावा आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन भी है इसमें, ठीक है। कौन है? यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। इसका जो मीटिंग है, ये बायो फार्मास्यूटिकल्स जो अलायंस रखा गया है, ये सैन डिगो ड्रिगिंग जो आपका हुआ था बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन था 2024 का, उसमें इसको लाया गया था, है कि नहीं। फार्मास्यूटिकल्स इसमें खास तौर पर कैंपेन्स के रूप में जो आपसे पार्टिसिपेशन करना था कंट्रीज़ को, साउथ कोरिया, जिसमें यांगाप न्यूज़ एजेंसी इसमें रिपोर्टेड कर दी, तो कई ऐसी चीज़ें इसमें रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कितने सही हैं? 3 और 1 4, तो 4 सही हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आदर्श आचार संहिता मतलब कि MCC के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। देखिए MCC क्या है? MCC राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का एक समूह है। देखो जब आप देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसको कहा जाता है, जो आपकी आदर्श आचार संहिता इलेक्शन के पहले ये समय लगाई जाती है, गाइडेंस होती है, ठीक है, जो निर्वाचित के द्वारा। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है बच्चे, ये एकदम करेक्ट है। आदर्श आचार संहिता नियम और दिशा निर्देश आपके जो अधिनियम है, ये 1960 में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर आप बता दें कि ये 1960 में नहीं है, बल्कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है 1951 का, RPA 1951 का, इसमें इसको रखा गया है, ठीक है। सेकंड गलत है। MCC में पहली बार केरल में राज्य विधानसभा चुनाव में इसको लागू किया गया था। तो ये 1960 में MCC का जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो स्टेट असेंबली जब असेंबली इलेक्शन हुए थे केरला में, तब इसको लागू किया गया था। तो यहाँ पर कितने सही हैं? 2 सही हैं, ठीक है, पहला और तीसरा। कितने सही हैं?
पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। तो कितने सही है बच्चे? यहाँ पर आपके 2 सही हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित अपराधों में से किस या किन से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जाती है। अब देखिए सीबीआई किन किन की जांच करती है उसके बारे में पूछा गया है। सीबीआई को शक्ति कहाँ से मिलती है, सीबीआई किसके अंडर में काम करती है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कई बार। भ्रष्टाचार, विरोधी अपराध पर, आर्थिक अपराध पर, धन शोधन पर, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखो ये जो काम करती है खासतौर पर अगर हम देखें तो जैसे भ्रष्टाचार विरोधी है, अपराध की है, लेकिन धन शोधन पर ये काम नहीं करती है। तो कितने सही हैं इसमें? ए सही है, ठीक है, क्योंकि इसको अप टू 1963 में इसको रेगुलेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। लेटर दे करके इसको एक तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जो आपके पर्सनल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रखी गई। चलिए, तो इसमें कुछ ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि मैं इस पे कई बार आपको बता चुका हूँ। दिल्ली स्पेशल पुलिस जो स्टेबलिश अमेंडमेंट्स था, एक्ट था 2021 का। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है कि कोल्ड होगा। देखिए, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 18 नंबर। निम्नलिखित समितियों आयोग में से कौन सी स्वतंत्रता भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित है, मतलब कि किसने ऐसी रिकमेंड दी है पुलिस सुधारों को लेकर के, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 18 का करेक्ट आंसर दें। देखिए, पहला है रामनाथ कोविंद समिति। देखो, रामनाथ सिंह कोविंद समिति ने तो इलेक्शन कमीशन की बात की है, ठीक है, जो भारत में चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन, इनकी बात की है। तो वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE की बात की है। तो पहला तो इसमें गलत है, तो मतलब कि आंसर सी और डी नहीं होगा। वहीं जो आपके पदना भैया समिति थी, रिबोरो समिति थी और धर्मवीर समिति थी, इन समितियों ने क्या किया था, इन्होंने रिकमेंड दी थी कि इसमें जो आपकी पुलिस सुधार है वो किया जाए। तो चाहे इसमें धर्मवीर समिति हो, चाहे इसमें रिबोरो समिति हो, चाहे पद्मा भैया समिति हो, तो इन्होंने बात करी थी, ठीक है। चलिए, जो धर्मवीर कमेटी थी, इसकी अगर हम बात कर लें, ये 1977 में गठित की गई थी। और जो आपकी रिबोरो समिति है ये 1998 में थी। पद्मा भैया जो आपकी कमेटी थी, अगर हम इसको देख लें तो ये खासतौर पर पुलिस रिफॉर्म पे 2000 में थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर नेशनल जो सिक्योरिटी है उसने 2000-2001 में, ठीक है। और मली महात कमेटी आई थी, उसने भी रिफॉर्म की बात करी थी जनरल रूप से जस्टिस सिस्टम में, तो 2001 से 3 तक इसमें कही गई। तो कई तरीके से इसमें गौर कमेटी आई है, वो भी पुलिस ट्रेनिंग की बात करती है 1971 से 1970। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, RTI पर भी मैं क्वेश्चन आपसे करवा चुका हूँ और आपने रिवीजन भी किया होगा। RTI एक्ट जो आपका 1905 का है, सॉरी 2005 का है, उसके बारे में पूछ रहा है। पहला, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा, जो सीमा पुलिस है। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने RTI अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने से छूट प्राप्त करते हैं। देखो, वो किसने हैं इसमें जो छूट प्राप्त, मतलब किससे बाहर इनको रखा गया है। तो चाहे तो आपका इनकम इन्फॉर्मेशन इसमें डिस्क्लोज के रूप में रखा गया है। इसमें कई ऐसी संस्थाओं को इससे बाहर रखा गया है, ठीक है, जो इससे बाहर हैं, ठीक है। चाहे वो इंडो तिब्बत वाला रीजन हो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हो, नारकोटिक्स हो, और उसके साथ साथ प्रवर्तन जो आपका प्रवर्तन निर्देशालय हो, ये भी इससे बाहर रखा गया। मतलब कि इनकी आपको सूचना नहीं मिलेगी। तो डी था इसमें, बहुत ईजी था, इससे ईजी क्या ही हो सकता है, इससे ईजी क्या ही हो सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में काम करता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विद इन कैबिनेट्स जो आपकी सिक्योरिटीज़ के रूप में, डिस्कोर्स रिवेन्यू जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, सेंट्रल इकोनॉमी इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में, डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट नारकोटिक्स ऑफ ब्यूरो,
ठीक है। इन सब के अलावा जो आपके एविएशन रिसर्च ऐसे सेंटर होते हैं, स्पेशल पनोरिटी फोर्स होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस होती है ऐसी फोर्स, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, तो ये सब इसके अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है, जो इससे छूट प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल है? आपने पढ़ा होगा, ये 2011 में इसको लाया गया था। सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। देखिए, जब आप देखते हैं 2011 में इसको लाया गया था, ठीक है, तो संविधान का एक आर्टिकल है, आप फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ते हैं तो एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसका नाम है 19 का एक, जिसमें प्राण एवं जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो वहीं पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो पहला एकदम सही है, बिल्कुल ये बात एकदम सही है। संविधान में एक नया भाग जो आपका नो का क्या है, मतलब कि ए है, क्या ये इसमें जोड़ा गया था? देखिए नहीं। जैसे कि आपको मालूम है बच्चे, संविधान का जो भाग नो है और उसका ए है, वो किसकी बात करता है? वो खास तौर पर कोऑपरेटिव जो सोसाइटी की बात की गई है उसमें नहीं की गई है, बल्कि आप देखोगे, क्योंकि देखो, जब भाग नंबर 9 है आपका, क्या है भाग नंबर 9 में किसकी बात की गई है? 9 में करता है आपका पंचायत की, 9 में किसकी करता है? पंचायत की। और जो आपका 9A है वो करता है नगर निगम की, म्यूनसिपाल्टी की। अब 9 जो पार्ट नंबर 9B है वो इसके अंतर्गत आता है, मतलब कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। अब देखो, जहाँ 2 होगा उसको कट करो, 2 मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? कट कर देना है। तो कैसे कट करना है आइए देख लेते हैं। तो 2 हटा दीजिएगा, तो आप ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? सी। संसद को बहुराज्य सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए सख्त बनाना है। यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के तहत सहकारी समितियों का एक केंद्रीय विषय रखा गया है। तो देखो, तीसरा इसमें सही है कि उसको ये राइट्स दे के रखे हैं। और संविधान का एक आर्टिकल है डीपीएसपी, आर्टिकल 43, और 43 का बी जब आप पढ़ते हैं तो वो सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। चौथा गलत है कि यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के तहत सहकारी समितियाँ केंद्रीय विषय हैं। देखो, ये केंद्रीय विषय नहीं है बच्चे, इसको ध्यान में रखना है पहली बात, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत हैं। चलिए, जुडिक्शन इसमें रखी गई है, तो चौथा भी आपका गलत है, तो इसमें 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर आपको देना है बच्चे कमेंट्स में, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। क्या क्वेश्चन है? लोक प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार पूछा गया है कि किस समूह को लोगों को मतदान करने की अनुमति नहीं है? कौन नहीं कर सकता है? किसको नहीं मतदान कर सकते आप बताइएगा? आर्टिकल 326 अगर आपने पढ़ा होगा, और हालांकि इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान ये गारंटी देता है, सबको राइट है, किसका? राइट टू वोट एवरी सिटीजन को देता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो और उससे अधिक हो, तो वो क्या कर सकते हैं? मत देने का अधिकार रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कारावास की सज़ा सुनाई गई हो, क्या वो इसके अंतर्गत रखे जाते हैं? ऐसे व्यक्ति जो पुलिस की वैधानिक हिरासत में हो, ऐसे व्यक्ति जो निवारक निरोध के तहत हिरासत में हो। अब पूछा है कि सही आपको बताना है, इसमें सही आपको बताना है बच्चे, तो इसका सही आंसर आपको देना है कमेंट्स। ठीक है, इसका राइट आंसर देना है कमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, मतलब कि आप देखोगे PESV के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट हैं। पहला, यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत एक उच्च स्तरीय निकाय है, जिसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम आता है पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, जो आपका रखा गया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मतलब कि DOPT के तहत इसको हाई पावर दी गई है, बॉडी एडवाइस के रूप में, गवर्नमेंट मैनेजमेंट के रूप में, टॉप लेवल का अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर रखा गया है, अपॉइंटमेंट करता है इसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें मार्जिनल जो आपकी साउंड मार्जिनल पॉलिसी फॉर द सेंट्रल
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एंड दिस पार्टिकुलरली एडवाइस गवर्नमेंट और अपॉर्चुनिटी या अपॉइंटमेंट टू दिस देयर टू टॉप मैनेजमेंट पोस्ट के रूप में रखा गया। तो यहाँ पर पहला एकदम सही है। दूसरा एक ये है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और शीर्ष के जो आपके प्रबंधन पदों की नियुक्ति के बारे में सरकार को सलाह देता है। हाँ, ये एडवाइस देता है, ये भी बात सही है। इसका नेतृत्व निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग मतलब कि DIPM डिपम के द्वारा सचिव करते हैं। नहीं, यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सही है। अब तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं निम्नलिखित उपकरणों पर विचार कीजिए। अब आपसे पूछा गया क्या है, विचार करवा रहे हैं किस पे, उपकरण है। जैसे सामाजिक लेखा परीक्षण हो सकता है, सहभागी बजट विश्लेषण है, सामुदायिक स्कोर कार्ड है और नागरिक चार्टर है, सिटीजन चार्टर जिसको कहते हैं। पढ़े हैं चार्टर कभी कहीं? बैंक में जाओगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि बैंक के द्वारा की गई सुविधाएं कौन कौन सी दी जाती हैं। राशन की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि क्या क्या मिलता है। ठीक है, वो चार्टर होता है बच्चे। कभी आप थाने में जाओगे तो वहाँ पर लिखा गया है चार्टर कि ये सुविधाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें। कभी आप प्राथमिक विद्यालय में जाओगे, जो स्कूल होते हैं, तो बच्चों के लिए जो आपका मिड डे मील स्कीम है उसके तहत, अब तो प्रधानमंत्री पोषण मिशन के तहत उसको रख लिया गया है, बदल दिया गया 2021 से। तो वहाँ पर उसकी स्कीम है कि संडे में ये बनेगा, मंडे में ये बनेगा, सैटरडे में ये बनेगा, सैटरडे में ये होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं, तो उसी का है, उसको नागरिक चार्टर बोलते हैं। तो सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हैं। कौन कौन से देंगे? देखो बच्चे, ये सभी क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देंगे, क्योंकि सोशल अकाउंटेबिलिटी हैज़ बिन डिफाइंड as an approach toward ensuring accountability that relies on civic engagement ETC के रूप में रखा गया है। और इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे पार्टिसिपेटरी आपकी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पर। और ख़ासतौर पर पार्टिसिपेटरी बजट एनालिसिस होना चाहिए, सामुदायिक स्कोर गार्ड होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन जो आपके चार्टर है वो होना चाहिए, कम्युनिटी इसमें स्कार्ड्स होना चाहिए, सोशल ऑडिट्स होना चाहिए। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये समाज के उत्तरदायित्व को, मतलब कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बढ़ावा देते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब कि जो आप देखते हैं CSR के बारे में। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व ये लेकर के इसलिए आया कि जो सरकारें हैं, मान लीजिए कुछ प्राइवेट कंपनी है जो प्रॉफिट कमा रही है, लाभ कमा रही है, कहाँ से सर? ठीक है, कहाँ से कमा रही है? पब्लिक से ना। हम ही तो उनकी वस्तुओं को कंज्यूम करते हैं, हम ही तो उनकी डिमांड जनरेट करते हैं। और अब उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने लाभ का कुछ % हिस्सा क्या करें, उन सेक्शन को दें, समाज के उस ऐसे कल्याणकारी, ठीक है, उसमें लगाएं। कोई ऐसा एक NGO बनाएं या ग्रुप बनाएं, उसमें वो पैसा फंड दें, और वो फंड भारत के विशेष मार्जिनल या फिर ऐसे कम्युनिटी या एनवायरनमेंट या जो भी हो उसके लिए वो जाएगा। तो उसी पर है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो है आपकी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहते हैं बच्चे। पहला, CSR भी भारत में निगमित कंपनियों के साथ साथ भारत में कार्यरत रखने वाली विदेशी कंपनी पर भी लागू होता है। तो बताइएगा क्या इन पर यह लागू होता है या नहीं होता है? क्या इन पे लागू होता है? जी हाँ, ये दोनों पर लागू होता है, विदेशी कंपनियों पर भी और भारतीय कंपनियों पर भी। कंपनियों को विगत 3 वित्त वर्षों के दौरान अपने औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2%, कितना 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। देखो, जो सेकेंड स्टेटमेंट है एकदम सही है कि जो कंपनीज हैं आर रिक्वायर्ड टू दिस स्पेंड ऑफ मिनिमम ऑफ 2% एंड देयर एवरेज नोट प्रॉफिट नीट, जो नेट प्रॉफिट होता है सॉरी, उसका एक तरीके से प्रेसिडिंग, ठीक है, इसको करना है जो आपके 3 फाइनेंशियल ईयर्स अमाउंट अगर उसका हो, तो ये बात सही है। इन स्टेटमेंट जो सेकंड है वो करेक्ट है। CSR प्रावधानों का अनुपालन न करना एक दंडनीय अपराध है। देखो, अगर हम थर्ड की बात कर लें, क्योंकि मान लीजिए नॉन ऐसे कंप्लेंट्स विद एन CSIR प्रोविजन तो हैज़ बीन ए डिस्क्रिमिनाइज होगा बाय शिफ्टिंग सच एन ऑफिसेंस ऑफ जिसे पेनल्टी लगा दी जाती है उसमें, लेकिन एक अपराध नहीं होता है। ठीक है, इसमें पेनल्टी लगा दी जाती है कि आपने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा गलत है। कौन सा सही है? पहला दूसरा इसमें सही है। तो देखो तीसरा गलत था, तो
आंसर आपका बी सी डी नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर है 25। यह महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो अपने आस पड़ोस में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसने क्षेत्र में ऐसे बड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का प्रकटन किया जो महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस आंदोलन का वर्णन किया जा रहा है? बताइएगा किसका है। नव निर्माण आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, गुलाबी गैंग आंदोलन या फिर सेवा आंदोलन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और देखिए इजी सा क्वेश्चन है ये। अर्ली 99 में वुमेन का एक रूरल आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में किया गया था। इसमें नो ड्रिंकिंग और सेलिंग इक्वोर की बात की गई थी, ठीक है। इसमें खास तौर पर जैसे सिंपल डिमांड थी, जैसे आप देखोगे टच अपॉन दिस रिगार्ड सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इशू बना था वहाँ पर। और रीज़न दैट इज अफेक्टेड वुमेन लाइफ को, मतलब कि आपने देखा होगा शराब बहुत ज़्यादा महिलाओं की, बच्चों की लाइफ को कितना अफेक्टेड करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई। तो बताइएगा कौन सा आंदोलन था? बहुत ईजी है, शराब से रिलेटेड था तो शराब ही आना चाहिए था ना। कमेंट्स करो इसका राइट आंसर। ये इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए छोड़ता हूँ बच्चे ताकि आप उस कॉमन सेंस से बताएं। देखो फिर मनरेगा से क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको मनरेगा का क्वेश्चन कराया था। भारत में सामाजिक लेखा परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह सक्रिय जन भागीदारी के साथ किसी कार्यक्रम या योजना की जांच और मूल्यांकन है जिसमें अधिकारी रिकॉर्ड की तुलना में वास्तविक जमीनी वस्तु स्थिति की स्थिति जाती है। मतलब कि क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो बात एकदम सही है कि सोशल ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ असेसमेंट्स ऑफ दिस ए प्रोग्राम एंड स्कीम कंडक्ट विद टू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एंड कैंपरिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड with actual ground and realities. Social audit is a powerful tools for social transformation, community participation and government's accountability. तो बात एकदम सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो लाया गया था 2005 के तहत सामाजिक लेखा पंजी जो परीक्षण है वो अनिवार्य कर दिया गया। देखो इसमें क्या है कि इसको लेकर के कई ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि इसमें जो मनरेगा सेक्शन नंबर आपका 17 है वो ख़ास तौर पर इस बात की कहता है कि इसमें मैंडेट्स दिस ए ग्राम सभा और मॉनिटर करे उस चीज़ का, बताए उसमें वर्कर के बारे में कि प्रोविडिंग है कि नहीं है, लीगल बेसिक्स पर सोशल ऑडिट हो पे, सोशल ऐसे ऑडिट एंड पीरियडिक्स असेंबली जो आपके नोवेटेड बाय ग्राम सभा के द्वारा इसमें किए जाते हैं। डिटेल्स रूप से प्रोजेक्ट वहाँ पर आप देखोगे स्क्राइज कर देता है। तो सेकंड वाला भी सही है क्योंकि वहाँ पर अंगूठा लगता है, ऑडिट की जाती है कि हाँ सही है। मेघालय भारत का पहला राज्य है जिसने सामाजिक लेखा परीक्षण कानून लागू किया है। क्या ये बात सही है? देखो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि मेघालय ने क्या किया था, जो पब्लिक सर्विस सोशल ऑडिट एक्ट लाया था मेघालय ने 2017 में, और इसने इसको लागू किया है। तो पहला राज्य ऐसा बना है भारत का, ठीक है, जिसने सोशल ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट्स प्रोग्राम एंड स्कीम के तहत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस उसने की है या फिर उसको पार्टिसिपेट के रूप में काम किया। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। 26 का राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर। 50 क्वेश्चन लेंगे बच्चे एक क्लास में। हाल ही में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर संचालन हेतु 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो ये पर्शियन गल्फ आपने पढ़ा होगा, ओमान पढ़े हैं, यमन पढ़े हैं कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है? पहला कह रहे हैं कि यह ओमान की खाड़ी में स्थित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। क्या ये ओमान की खाड़ी में है? यह मुझे पहले तो ये बताओ, ओमान की खाड़ी में है या कहाँ पर है? पहले ये बताओ चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है आपका? ये चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? तो यह ओमान की खाड़ी में स्थित है। तो पहला एकदम सही है। ये कह रहे हैं सही नहीं है। यह अरब सागर तक सीधी पहुंच वाला एकमात्र ईरानी बंदरगाह है। ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, पूछा सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो खास तौर पर मैपिंग से क्वेश्चन है।
और मैं तो ये कहूँगा बच्चे, एक बार आप इसकी मैपिंग ज़रूर से देखें, क्योंकि जो चाबहार अगर हम देखें जो बंदरगाह है ये ओशियन पार्ट है इन ईयर्स ऑफ इंडिया टू इंडिया का, और इसमें सेंचुएट करता है सिंटियन और एक तरीके से आप देखोगे वाल्टियन प्रोविंसेस के रूप में। मकरान ऐसे कोस्ट इससे लगती है गल्फ ऑफ ओमान, जिसमें आप देखोगे मोर ओवर चाबहार दिस इज़ ओनली, इसमें आयरन पोर्ट के रूप में इसको जाना जाता है, डायरेक्ट एसिस है टू इंडियन ओशियन का, ठीक है, यहाँ के लिए, ठीक है। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं, शाहिद यहाँ पर कलांतरी पोर्ट भी आपको मिलेगा, शाहिद बेस्ती एक पोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, जो मैन पोर्ट है। यहाँ के 2 ऐसे पार्ट हैं चाबहार के जो आगे इसको मिलते हैं, जो आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए, क्योंकि एक लंबी परियोजना थी भारत की, अब जाकर के इसको फाइनली हुआ है ये। क्वेश्चन 28 नंबर है, बताइएगा वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राय सुर्खियों में रहने वाला जो फास्टर पहल है, कौन सी पहल है? फास्टर पहल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो ये क्या हुआ था, अगर हम देखें तो अभी हाल ही में क्या है, इसका उद्देश्य खासतौर पर रखा गया था उच्चतम न्यायालय को न्यायालयीय आदेशों को सुरक्षित और तुरंत प्रसारित करने में सक्षम बनाना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि फास्टर इसके लिए लाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपने डी वाई चंद्रचूड़ पढ़े होंगे, ठीक है, उनके बारे में जाना होगा। प्रेसिडेंट्स द्रौपदी मुर्मू ने दैट इन सुप्रीम कोर्ट इज ए कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड सिंप्लीफाई लीगल प्रोसेस ऑफ दिस रिड्यूस एंड पेरियोशन ओवर, इसको क्रोविडिंग कर दिया गया। तो इसके लिए एक तरीके से इनिशिएटिव पहल लेकर गए वर्जन 2.0 जिसकी फास्टर है। रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। इसमें एक तरीके से इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो सके सोशल जस्टिस फॉर ऑल, या फिर मैं कहूँ ऑर्डर्स ऑफ रिलीज टू जेल एंड अथॉरिटीज़ इलेक्ट्रिक, आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिकली। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन दिस एड्रेसिंग एंड केस रिलेटेड टू, आप देखोगे पैशनर, तो राइट्स वहाँ पर रखा गया है, तो इसके लिए इसको लाया गया। फास्ट एंड, इसको बोलते हैं फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम। इसका जो आप देखोगे प्रोपस जो इसका रखा गया पर्पस, वो ट्रांसमिशन ऑफ ई ऑथेंटिक, जिसमें कॉपीज ऑफ दिस ए इन एट्रीम ऑर्डर्स के रूप में रखा गया है। तो इसको ध्यान में रखना। ये 16 जुलाई 2021 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने NV रमन्ना अनाउंस इसका किया था इस स्कीम को, ठीक है। तो कैंसिल कर दिया था फास्टर, और फास्टर एंड शूवर इसको सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के रूप में। तो कई चीज़ें इसमें मिली है, एक बार इसके बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी, ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? अब देखो राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल कब मिलेगा बताओ? उसके लिए कई चीज़ें रखी गई हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, कई ऐसी पार्टियों को राष्ट्रीय दल से बाहर निकाल दिया गया है। तो यदि वह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा के निर्धारित सीटों का 3% अगर वो जीत जाता है, कितना? 3% अगर वो जीत जाता है, क्या वो इसके तहत आएगा? क्या वह इसके तहत आएगा या नहीं आएगा? अगर वो मान लीजिए अगर वो 2 सीट पे विनर हो जाए, कितने पर? 2 सीट पे विनर हो जाए, या फिर लोकसभा में वो 1 सीट जीत जाए, तो वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। वहीं अगर हम देखें दूसरे में कह रहे हैं कि यदि वह राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए भेद मतों का 6%, नहीं बच्चे 6% नहीं है, और वह उसी राज्य में एक विधानसभा नहीं एक लोकसभा अगर वो सीट जीत जाता है और 3 विधानसभाओं की, तो पहला तो इसमें सही है, दूसरा गलत है। यदि वह उस राज्य से लोकसभा में आम चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है तो हो जाएगा। तो मतलब कि दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। अब बता दो राइट आंसर, तो सी है, सी इसका करेक्ट आंसर है। गॉट इट। नेक्स्ट, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के संदर्भ में आपसे पूछा है। लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बताइए। इससे प्रशासनिक सुधार की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या संगठनों के रूप में इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। ये पुरस्कार केवल भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों को क्रियान्वित किए जाते हैं। केवल
बताइएगा कौन सा सही है 30 नंबर का। देखिए अगर हम देखें इसके करेक्ट आंसर की बात कर लें बच्चे, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अब देखो आंसर या तो एक होगा या फिर 2 होगा। आइए पहला देखते हैं। इसे दूसरे प्रशासनिक, देखो इसकी अगर हम बात कर ले, रिकमेंड की जो बात की गई थी ये 2016 में किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो सेकंड ARC रिकमेंड इसमें सैमुलर अवार्ड फॉर दिस रिकॉग्नाइज गुड एंड परफॉर्मेंस एट दिस स्टेट एंड डायरेक्टिव जो लेवल्स के रूप में रखा गया। तो पहला इसमें गलत है, 2006 में लाया गया था। तो प्रशासनिक सुधार के आयोग की सिफारिश के आधार पर इसको किया गया था, ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा यहाँ पर सही है कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या संगठित के रूप में इस पुरस्कार के लिए पात्र होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सही है, मतलब कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, देसी रियासतें और विलय हैं जैसे, आइए देखते हैं। जूनागढ़ भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस कार्रवाई, क्या पुलिस कार्रवाई थी? नहीं, यहाँ का तो जो शासक था, यहाँ का जो राजा था वो भाग गया था पाकिस्तान। हैदराबाद संग्रह की बात कर ले, लोगों के बीच में कराए गए मतदान, नहीं, यहाँ पर पुलिस कार्रवाई हुई थी हैदराबाद में, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मणिपुर की बात कर लें तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके किया गया था। मणिपुर, देखो अगर आप मणिपुर की बात करते हैं बच्चे, तो मणिपुर में अगर हम देखें, जैसे ऑपरेशन पोलो चलाया गया था ये 1948 में, किसके लिए था बताओ? हैदराबाद के लिए था। तो पुलिस कार्रवाई की गई थी, लोगों के बीच में जनमत संग्रह थोड़ी नहीं हुआ था। कश्मीर में जनमत संग्रह हुआ था। इनके साथ साथ जूनागढ़ में वहाँ पर जो प्लेबेस्टिक रहा था फरवरी 1948 में, वहाँ पर मेजोरिटी वोटेड और ज्वाइन इंडिया जगन जो आपको जूनागढ़ के इंटीग्रेट कर दिया गया था इंडियन यूनियन में, तो ये भी गलत है। तीसरा वाला सही है कि जो मणिपुर है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल में इलेक्टेड असेंबली के द्वारा इनिशियली इट हैज टू ज्वाइन इंडिया के रूप में रखा गया था आफ्टर इंसेंट नेगोशिएशन ऑफ ब्रीफ एंड पीरियड ऑफ पॉलिटिकल्स अनरेस्ट महाराजा बोधाचरिद्रा सिंह के रूप में था। और इसको इंस्ट्रूमेंट्स किया गया था एसोसिएशन सितंबर 1949 में, ठीक है, लीडिंग ऑफ मणिपुर इंटीग्रेशन इनटू दिस इंडिया। तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी का पहला गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? केवल एक इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 32। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए प्रभा पोर्टल, कौन सा पोर्टल है? प्रभा पोर्टल। क्यों लाया गया है बताओ? रिजर्व बैंक के क्यों इसको शुरू किया गया है? देखिए प्रभा पोर्टल जो है ये विनियामक अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको यूं ही ध्यान रखें तो ही अच्छा है। प्रभा पोर्टल मैन पर्पस इसका क्या रखा गया है प्रभा पोर्टल का? प्रोवाइड एंड कन्वेक्टन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल एंड इंटरेस्ट टू अप्लाई फॉर वर्सेस रेगुलेटरी अप्रूवल। दिस जो इसका एम रखा गया है वो स्ट्रीमलाइन एंड इनहेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसेस रिलेटेड टू ग्रांटेड रेगुलेटरी अप्रूवल एंड क्लियरेंस के रूप में आरबीआई इसके रूप में काम करता है। तो ये बात आपने समझ लिया, और इसको रिटेलली डायरेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जीएसएस इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये मतदाता सूची से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मतदाता सूची से। पहला यह है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में सामान्यतः मतदाता सूची और पृथक मतदाता सूची हेतु प्रावधान किया गया है। तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट था 1950 का, कौन सा था? 1950 का था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, इसके तहत इसको रखा गया था, ना कि 51 के तहत रखा गया था। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर एंड परसेप्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल अगर आपको लाना था कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन के रूप से, ठीक है। सामान्यतः मतदाता सूची में देश में रहने वाले सभी पात्रता मतदाता शामिल होते हैं, जबकि पृथक मतदाता सूची में देश से बाहर रहने वाले पात्र मतलब कि इसमें मतदाता शामिल होते हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है अगर हम इसको देखें, सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो बच्चे सेकंड स्टेटमेंट देखो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जर्नल इलेक्ट्रिकल्स जो रोल होता है उसमें इनकम्पल्सरी रोल इजिबल रखा गया है वोटर और
कॉन्स्टिट्यूंसी में, और स्पेशल इलेक्टोरल रोल में एंटर टू दिस स्पेसिफिक जो आपकी कैटेगरीज वोटर्स हैं सच अस ओवरवाइज अदरवाइज। अगर हम देखोगे इलेक्टर्स एंड सर्विस वोटर्स, ठीक है, तो सेकंड वाला जो गलत है। लीगल फ्रेमवर्क जो रखा गया उसमें कैटेगराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इनटू दिस इज जर्नल एंड स्पेशल रोल इज नॉट स्पेक्टली जो मेंटेनेंट इनटू दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पहला भी गलत है, सेकंड भी। थर्ड जो स्टेटमेंट अगर हम देखें इसको, ये कह रहे हैं कि संविधान ने भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और सुरक्षित करने का अधिकार दिया है। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बात सही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से टुगेदर एंड प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको क्या कर सकते हैं, एमिनेंट कर सकते हैं जनरल एंड स्पेशल इलेक्टोरल रोल फॉर दिस कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड ऑफ इंडिया। तो ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, तीसरा वाला सही है, पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इसको बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब कि सीपीआई, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक परसेप्शन। पहला है कि सीपीआई स्कोर की सीमा 0 से 100 तक होती है, जिसमें उच्च स्कोर भ्रष्टाचार उच्च स्तर को दर्शाता है। बताइए इसमें 0 से, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि 0 क्या होता है, ये हाईली करप्शन को दर्शाता है, और 100 जो होता है वेरी क्लीन को दर्शाता है, मतलब कि है ही नहीं। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है आपका, ठीक है। भारत ने सीपीआई 2022 की तुलना में सीपीआई 2023 में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। नहीं बच्चे, अगर हम देखें इंडिया की रैंक थी जो 180 कंट्री में से 93, ठीक है, 2023 में, और 22 में थी 85, तो सुधार नहीं और बढ़ गई है, तो ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, सही पूछा आपसे, तो डी इसका राइट आंसर आना चाहिए था। चलिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन है ना, आइए पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते समझेंगे चलेंगे। लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, मतलब कि आप देखोगे कैपार्ड का पार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, निम्नलिखित में से कौन सा कपार्ट का उद्देश्य नहीं है। कपार्ट का उद्देश्य बताइएगा, कौन सा कपार्ट का उद्देश्य नहीं है। देखिए इसको बोलते हैं, कपार्ट को बोलते हैं, इसको अगर हम देखें ये खासतौर पर ग्रामीण और गैर, देखो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त जो प्रौद्योगिकी के लिए विकास हेतु उत्प्रेरित कार्य करता है, ये बात तो सही है। दूसरा कह रहे हैं कि ग्रामीण और गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को सतत विकास के लिए जिला प्रशासन का समर्थन करना, नहीं ये गलत है। सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सीमित है ये कि ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन करना या फिर बढ़ावा देना और सहायता करना होता है। यहाँ पर जो आपका डी है ये भी आपका सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक कार्यवाही के माध्यम से रोजगार के अवसरों में सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजनाओं को योजनित करना है। तो इसमें जो है आप देखोगे कौन सा गलत है, सही नहीं पूछा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कितने आयोग या समितियां निर्वाचन सुधार से संबंधित हैं। अब देखो कई बार पूछ लेना निर्वाचन सुधार से, जैसे कि पुलिस रिफॉर्म से पूछा गया था, वैसे ही निर्वाचन सुधार से बताओ। गोस्वामी समिति है, बोहरा समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। मुझे लगता है कि आपका आंसर आना चाहिए था सभी, क्योंकि ये सभी इससे रिलेटेड हैं, सभी ने रिकमेंड दी है आपकी। चाहे इंद्रजीत गुप्ता समिति हो, उसने भी रिकमेंड दिया है 1950 में, गोस्वामी जो है आपकी 99 में, बोहरा कमेटी जो है रिपोर्ट इन्होंने भी कहा था 1993 में, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी फिर आई थी जो कि स्टेट फंडिंग के बारे में बात करता है 1998 में। उसके बाद लॉ कमीशन था, उसने रिपोर्ट दी थी रिफॉर्म ऑफ दिस इलेक्शन कमीशन लॉ 1999 में। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्क ऑफ द इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2001, उसने भी कहा था इसमें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी पर्पस इलेक्शन रिफॉर्म की बात करी थी 2014 में, 4 में सॉरी। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म कमीशन था 2008, उसने भी बात करी थी, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसीड्यूर आया था इलेक्ट्रल जो आप देखोगे इलेक्ट्रल रिफॉर्म था, उसने 2016 की बात करी थी। और अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की काम हो ही रहा है, कोविंद जो कमेटी है। तो सभी हैं इसमें, पहला दूसरा तीसरा चौथा, डी लगा दो इसका आंसर। चलिए
क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कथन 1, कथन 2 दे के रखा है क्वेश्चन। पहला है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णयों के विरुद्ध सीधे भारत के उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। मतलब कि आप कहीं नहीं करोगे, सीधे उसी में करोगे। देखो बच्चे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रीन जो ट्रिब्यूनल होता है, अगर मान लीजिए ऐसा है, ऐसा अगर आपको लगे कि सर इसके प्रति हम क्या अपील कर सकते हैं तो वहीं पर करेंगे, तो देखो ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप इसके तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, जो अंडर आर्टिकल है आपका 226 और 227 के तहत सीधे आप कहाँ चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही नहीं जाओगे, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। 226, 227, तो इसको ध्यान में रखना। तो पहला गलत है। हाँ, दूसरा सही है कि एनजीटी की स्थापना पर्यावरण संबंधी मामलों में समर्थित क्षेत्राधिकार के साथ की गई थी ताकि त्वरित पर्यावरण न्याय प्रदान किया जा सके और जो परियोजना है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो पहला तो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में सुर्खियों में रहे पद, मतलब कि आप देखोगे ब्लड मिनरल्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है, किसका, ब्लड मिनरल्स का। देखिए अब पता है आपको ये क्या है ब्लड मिनरल्स के बारे में, तो क्या है ये बच्चे बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर ये लीजिएगा, ऑप्शंस पूरे देखिएगा। ब्लड मिनरल्स, देखिए ये क्या है, ये एक तरीके से खनिज जिसका उत्खनन संघर्षरत क्षेत्रों में किया जाता है और गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन से जुड़े होते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको गोल्ड कनेक्टिविटी के रूप में भी रखा गया है, इसको 3TG के रूप में आता है। टाइटेनियम, टाइटेनियम है, टीन है, टंगस्टन है और गोल्ड, ऐसे कनेक्टिविटी है। व्हाट आर जो आपका ब्लड मिनरल्स क्या है, अगर हम इसकी बात कर लें तो मिनरल्स दैट आर मेंटेड दिस इन एरियाज वेयर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन राइट्स अब्यूज एंड वायलेंस आर इम्पैक्ट। दिस मिनरल्स आर एंड टॉपिकल्स, जो एक्सटेंटिक होता है रीजन वेयर जिसे लोकल जो पॉपुलेशन है वो सफ़र कर जाती है वहाँ से, ठीक है। और इंक्लूड एंड फोर्स, यहाँ पर लेबर, जैसे आप देखोगे चिल्ड्रन लेबर होती है यहाँ पर, अदर ऐसे फॉर्म जिसमें कोरिएशन यहाँ पर होता है, तो कई चीज़ें आपको मिलती हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, निम्नलिखित में से कौन सी टीमों ने कम से कम 2 बार ICC T20 विश्व कप जीता है। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैं कहूँगा ठीक है यूपीएससी में नहीं बनता, लेकिन अन्य PCS में बन सकता है। तो किन ने 2 बार जीता है बताओ बच्चे, इसका राइट आंसर किन ने दिखा है। T20 वर्ल्ड कप भारत ने तो जीता है, 2 बार जीता है, बताओ किसने। देखो बच्चे, भारत ने भी जीता है, इंग्लैंड ने भी जीता है और वेस्ट इंडीज़ ने भी जीता है। आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि जो वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया ने 1 बार जीता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें साउथ अफ्रीका इंडियन क्रिकेट टीम MS धोनी, उस समय हमने जीता था, भारत ने जीता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड कप भी जीते हम। टाइटल्स हैज़ बीन गोट टू लेफ्ट एंड देयर फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2021 में, 2010 में इंग्लैंड ने जीता है, 2022 में इंग्लैंड जीत गया था। तो ये कई हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, और क्वेश्चन नंबर 40 क्या है उसको देखिएगा। नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बताइएगा। इसमें कह रहे हैं कार्यालय नीति आयोग से संबंधित है, जैसे लोक कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, क्या ये नीति आयोग से आता है या नहीं आता है, उसके बारे में आपको बताना है। आता है क्या, नहीं। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय आता है, हाँ जी। जो राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान विकास आता है, जी हाँ जी। तो इसमें बी आ जाएगा, क्योंकि जो नीति आयोग है थिंक टैंक के रूप में ये काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे कि कब बनाए कैसे, वो सब आप जानते हैं। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गए ना, मुझे लगता है कि अननेसेसरी है इन पे थोड़ा सा चर्चा करना। जैसे इस पर भी मैंने बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा है,
सबसे ज़्यादा मैंने क्वेश्चन या टेस्ट अभी तक जो लगाए हैं आपके साथ, जो डिस्कस किए गए हैं दोनों के, दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस के, उसमें पॉलिटी के टेस्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो मेरे मस्तिष्क में पॉलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें बस गई है। देखिए, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक और अन्य कानूनी संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना। ठीक है, ये तो काम करेगा ही, क्योंकि जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो काम करता है बिल्कुल। आर्टिकल आपका 38 है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आर्टिकल कितना है? 38 है, 338। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों को हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, ये भी करेगा, ये भी करेगा। इसका उद्देश्य ये रखा गया है। और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संघ द्वारा किए जाने वाले उपायों से संबंधित सिफारिशें करना। हाँ जी, ये सिफारिशें भी करेगा। तो इजी था, इजी एंड पीजी। तो अब पूछा क्या है आपसे, जरा बताओ। ये पूछा क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य हैं। अब इजी एंड पीजी हो गया ना। देखो बेटा, आओ देखो, इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखा था नीचे पूछा क्या गया है, मैंने ये नहीं देखा था। गलती यहाँ पर ये हुई है हमसे कि हमने ये नहीं देखा था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पूछा है, क्या पूछा है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, पहले स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि नेशनल शेड्यूल जो आपका है कास्ट है, ये कई ऐसे काम करता है ना। तो ये वाली बात गलत है आपकी कि ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी संरक्षण के सभी मामलों का निरीक्षण करता है, सभी का नहीं करता है। और पहली वाली बात यहाँ पर है SC ST। देखो, ये कर देखा, ST का करेगा केवल। SC के लिए शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है वो है, ST के लिए शेड्यूल ट्राइब कमीशन है अलग से, दोनों के लिए अलग है। जैसे संविधान का आर्टिकल आप पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं 338 और 338A पढ़ते हैं कि नहीं? क्लियर हुआ? और इसी में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसमें है, और आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल जो कास्ट है वो इसमें है, और ट्राइब इसमें है। तो ये गलत है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकारों और सुरक्षा उपायों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, नहीं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, देखो एक की बात करेगा बच्चे, ये केवल शेड्यूल कास्ट की बात करेगा। ठीक है, और यहाँ पर दोनों की बात कर, शेड्यूल ट्राइब की बात करेगा, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग है। तो ये ST की बात करेगा ना, SC की बात करेगा, ये ST की बात नहीं करेगा। ठीक है, ST की बात तो अलग से होगी, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये जो बात करेगा, जो आपका नेशनल, इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो आपका है, ये किसकी बात करेगा? SC कैटेगरी की बात करेगा, शेड्यूल कास्ट की। अब ये ST की तो नहीं करेगा ना, शेड्यूल ट्राइब की, तो ये इससे नहीं करेगा, इसकी करेगा। और ये सब क्या है, दोनों की बकवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों की बकवास नहीं चलेगी, एक का है, तो D इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनके लिए अलग अलग से प्रोविजन है। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, आपने पढ़ा होगा 1953 का, पढ़े हैं एस के धर कमेटी वगैरह। देखिए, ये कह रहे हैं, आयोग ने राज्यों की सीमाओं को पुनर्गठन भाषाई आधार पर न करके मुख्य रूप से आर्थिक व्यवहार्यता प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर सिफारिश की थी। क्या ये है? देखो, जब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इनहेरिटेड हुआ गया था, कॉम्प्लिकेस एक ऐसा था कि टेपेस्ट्री ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज के रूप में ब्रिटिश रूल था। तो उस समय में हमें कई समस्याएं थी। रिस्पॉन्स टू दी एंड ग्रोइंग डिमांड हो रही थी स्टेट की कि रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया में अपॉइंटेड हो, ऐसा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात कर रहे थे। दिसंबर 1953 में इन्होंने गठित किया। इसने एक चार्ज वाई एंड रिजाइड्स एंड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इसमें फजल अली थे, और मेंबर्स थे इसमें HA खुनरू और KM पनीकर। तो इन्होंने कई ऐसे रिकमेंड दी थी। अब इन्होंने क्या कहा, इसमें बैलेंस और ली इफेंसिस्ट एंड जो आपके कल्चरल है, ठीक है, होमोग्राफी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करी। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भाषाई आधार नहीं, लैंग्वेज आधार ना करके आर्थिक और व्यवहारिक प्रशासनिक सुधार। इन्होंने खासतौर पर प्रशासनिक सुधार की बात करी थी। ठीक है, तो पहला इसमें गलत है। इन्होंने आइडिया रहे थे कि कल्चरल सांस्कृतिक होना चाहिए, प्रमोट उसको हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए वहाँ पर, जो कि रीजनल यूनिटी के रूप में काम करें। तो पहला गलत है। ठीक है, पहला
गलत है। इसके परिणाम स्वरूप 14 राज्यों से 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। ये बात तो सही है, फजल अली आयोग आप इसकी बात करते हैं। तो सेकंड सही है, पहला गलत है। पूछा है कौन से सही है, दोनों सही तो है नहीं इसमें, पहला गलत है दूसरा सही है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका वित्त आयोग के संदर्भ में, फाइनेंस कमीशन पूछा है, सही नहीं है, बताइएगा बच्चे। यह संघ और राज्यों के बीच में करों के नियम आगमों के वितरण की सिफारिश करता है। बिल्कुल ये तो करेगा, इसका महत्वपूर्ण काम ये होता है। आर्टिकल 280 है इसमें, ठीक है। फाइनेंस कमीशन आप पढ़ते हैं। यह भारत की संचित निधि और राज्यों को अनुदान देने हेतु केंद्र द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। जी हाँ, ये भी है, ये भी है। सी में कह रहे हैं आपसे, यह राज्य और उसकी पंचायती राज संस्थाओं के बीच करों के लंबन आगमों के वितरण की सिफारिश करता है। नहीं, ये यहाँ पर ही गलत है, यही गलत है, बाकी के सभी सही हैं, ठीक है। तो डी, क्योंकि ये इसकी सिफारिश नहीं करता है पंचायतों को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 44, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी, इसको बोलते हैं सीप, के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देने और चुनावी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा सही है, ये आपको बताना है कौन सा सही है। देखो, ये जो आपकी है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल जो पार्टिसिपेशन है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। प्रमोट करता है वोटर एजुकेशन को, पार्टिसिपेशन को इलेक्शन में, ठीक है। इसका कैप्चर ऑल दी इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन डेवलप इसको किया है। वेब वेज है इसमें, सोल्यूशन दैट इज ए प्रोवाइड्स एन इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स ऑफ ऑन वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इन इंडिया। तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही रहा है और 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। ये अवेलेबल लैंग्वेज इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, ठीक है, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करें। अब पूछा गया है कि उपयुक्त घटनाओं को सही क्रम में आपको बताना है। जैसे चुनावी कार्यक्रम में घोषणा कब होगी, चुनावी कार्यक्रम सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको होता है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, कि भाई इतने क्षेत्र होंगे, पहले ये आएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा हो जाती है, दूसरे नंबर पर ये आएगा। आदर्श आचार संहिता होती है, तीसरे नंबर पर यह आएगा। सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल आह्वान करते हुए राष्ट्रपति की अधिसूचना होती है, तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहले डिलिमिटेशन होता है, फिर अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन शेड्यूल का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसमें आते हैं, फिर इशू ऑफ नोटिफिकेशन आता है प्रेसिडेंट्स के द्वारा, फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन हो जाता है पेपर पर, फिर उसके बाद में आप देखोगे जो स्क्रूटिनी होती है ऑफ नॉमिनेशन की वो आ जाती है, एलोकेशन ऑफ सिंबल फिर उसको मिल जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, फिर इलेक्शन कैंपेन चलते हैं, पोलिंग होता है, काउंटिंग वोटर ऑफ होती है, फिर उसके बाद में डिस्क्लेमेशन ऑफ रूल लगा दिए जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में आपसे पूछा गया है। याद है कुछ भारतीय न्याय संहिता, इसको बोलते हैं VNS के बारे में, इसके बारे में VNS के बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें संगठित अपराध, आतंकवाद और किसी समूह द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने जैसे नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। क्या किए गए हैं शामिल, बताओ क्या इसमें शामिल किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। जी हाँ, इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत झूठे वादे करके किसी महिला के साथ में यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, नहीं इसको और इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगर आप झूठे वादे करके उसके साथ जाते हैं, ऐसे यौन संबंध बनाते हैं, ठीक है, तो आप उसमें आएंगे VNS में, ना कि बाहर है। इसमें राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। देखो इसको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन किया गया है कि क्या राजद्रोह होगा क्या नहीं। आइए देखते हैं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। देखो सेकंड गलत है तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा।
तीसरा इसमें सही है कि राजद्रोह को परिभाषित किया गया, इस श्रेणी से हटा दिया गया है। क्या क्या राजद्रोह की सूची के अंतर्गत होगा या नहीं, तो वो सारी चीज़ें, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीएनएस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, भारतीय जो आपकी न्याय संहिता है उसको एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जो आपकी इंडियन पैनल कोड है 1816 का, उसकी जगह इसको लाया गया है। नेक्स्ट, फास्ट पोस्ट द प्राणी, ये खासतौर पर फास्ट पास्ट द पोस्ट प्राणी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें कौन सा सही नहीं है। ये जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इसी पद्धति को अपनाया जाता है। पहला, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीतता है। इससे स्पष्ट विजेता बनने में मदद मिलती है और अक्सर गठबंधन सरकारें बनती हैं। इसका प्रयोग सामान्य तौर पर यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और भारत जैसे देशों में किया जाता है। इन सब के अलावा अगर सी की बात कर लें तो सी में कह रहे हैं आपसे कि इससे छोटे दलों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्राणी, देखो इसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें कई चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी। देखो, ये विजेता बनने वालों क्षेत्रों को मदद मिलती है, अक्सर गठबंधन सरकारें इसमें देखने के लिए आपको मिलेंगी। ये पूछा है सही नहीं है ना, तो ये गलत है, बाकी के सब सही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वही बनता है ना, जो जीता वही सिकंदर, तो ये कहाँ से आ जाएगा कि गठबंधन की सरकारें बनेंगी। ब्रिक्स गेम्स के बारे में पूछा गया है। ब्रिक्स गेम्स, बताओ बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या है। ब्रिक्स गेम के बारे में देखिए, ब्रिक्स गेम्स 2024 में हुए थे और इसका उद्देश्य क्या है। पहला, यह एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। बताइएगा क्या ये 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो ये आपका है गलत, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये प्रतिवर्ष होता है। 2016 में हुआ था, 17-18 में हुआ था, फिर 21 में हुआ था। तो ये खेलो इंडिया गेम्स भारत के इसमें आते हैं, तो ये एक तरीके से क्या है, 4 अर्ली साइकिल, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर पहला गलत है। इसमें केवल ब्रिक्स सदस्य देशों के एथलीट्स ही शामिल होते हैं। देखो, इसमें ऐसा नहीं है केवल इसके ही शामिल होते हैं, अन्य भी शामिल होते हैं। ब्रिक्स जो आपका गेम्स 2024 की मेज़बानी रूस ने की थी। किसने की थी, देखो पहला दूसरा तो गलत है। अब पहला दूसरा गलत हो गया तो आंसर क्या आएगा, 3, तो रूस ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुर्खियों में रहे AI कृषि और AI भूमि। अब ये AI कृषि होगा, AI भूमि होगा, बताओ इसका संबंध क्या है, किससे रिलेटेड इसको रखा गया है। DDD किसान इंडियन टेलीविज़न चैनल डेडिकेट इसको एग्रीकल्चर कंटेंट के रूप में रखा गया है, जो 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में है। आर्चर नेम्स इसका एक कृषि है और उसके साथ साथ AI भूमि के रूप में रखा गया है। बताओ क्या है ये, तो ये क्या है, AI टावर एंकर के रूप में है, ठीक है, TV एंकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। देखिए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, हालांकि कई संवैधानिक प्रावधान इसका संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है या करते हैं। एक में कह रहे हैं अनुच्छेद 21, बी में कह रहे हैं कि दूसरे में 48A और तीसरा है 51। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा है। आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से कवर किया होगा तो, ठीक है। चलिए, तो बच्चे इसका राइट आंसर आप दें कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से। क्वेश्चन नंबर 50 का दीजिएगा, आपको पूर्ण रूप से क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है बच्चे। आज की क्लासेस में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स रिवीजन करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें।
बेस्ट ऑफ लक, बाय।